आज हम मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिंदुसार तक चर्चा कर ली थी। अशोक का साम्राज्य 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक लगातार 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ युद्ध में संघर्षरत रहने के बाद में 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध उसने सिंहासन प्राप्त किया था। यानी 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद में 269 ईस्वी में विधिवत रूप से अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। मास की गुजरा जो अभिलेख है उसमें अशोक नाम से उसे बताया गया है। पुराणों में अशोकवर्धन, अभिलेखों में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, यानी अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक नाम का उल्लेख मास्की और गुजरा के अतिरिक्त नेटोर व उद्गोलम अभिलेखों में भी मिलता है। अशोक का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपतन नगर बसाया था। इन 2 नगर बताए थे, श्रीनगर और ललितपतन। अपने शासन के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। इन शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, जिसके अंदर 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था या घायल हुए थे। आर्थिक गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था। आर्थिक गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था।
और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। यानी कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णित है। प्लिनी कहता है कि अशोक ने व्यापार व व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कलिंग पर अधिकार किया था। कौटिल्य कहता है कि वहां पर हाथी बहुत ज्यादा थे और उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। प्लिनी के अनुसार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से और कौटिल्य के अनुसार हाथियों के लिए निर्ग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन दिव्य अवदान कहता है कि उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की, और लुम्बिनी को उसने कर मुक्त कर दिया और भू राजस्व का 1/8 भाग कर के रूप में लेना शुरू कर दिया। अशोक के अभिलेख की चर्चा करते हैं। अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं। वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो हमें 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी अशोक के 14 शिलालेख हमें 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो स्थान है पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। उत्तराखंड में कालसी, गुजरात में गिरनार, उड़ीसा में धौली व जोगड़, आंध्र प्रदेश में एरागुड़ी और महाराष्ट्र में सोपारा। यानी शहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, धौली व जोगड़ उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में और सोपारा महाराष्ट्र में। इन अभिलेखों में क्या बताया गया है? जो 14 शिलालेख हैं उसमें पहला जो शिलालेख है उसमें पशु हत्या को निषेध किया गया है। पहला जो शिलालेख है उसके अंदर पशु हत्या को निषेध किया गया है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा के बारे में, पशुओं मनुष्यों सभी की चिकित्सीय देखरेख के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा जो शिलालेख है उसमें अधिकारी हैं, वो 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। अधिकारियों में युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, ये अधिकारी 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे। चौथा जो वृहद शिलालेख है उसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की बात कही गई है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की बात कही गई है। 5वां शिलालेख में 13वें वर्ष में धम महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धम महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने
अपने शासन के 13वें वर्ष में की, ये हमें 5वें वर्ष शिलालेख में देखने को मिलता है। छठे की अगर हम बात करें कि मुझे किसी भी समय प्रजा में से कोई भी चाहे जब मेरे से बात कर सकता है, चाहे मैं रसोई घर में ही क्यों न रहूं, ये छठे वर्ष शिलालेख में। 7वें में विभिन्न संप्रदायों से संबंधित सहिष्णुता के बारे में। 8वें में आखेट या शिकार के त्याग के बारे में। 9वें में खर्चीले समारोह जैसे विवाह है, जन्म है, इस प्रकार के समारोह की निंदा की गई है। 10वें के अंदर विभिन्न प्रकार के ख्याति, गौरव की भी निंदा की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या को बताया गया है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव के बारे में। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव के बारे में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध व विदेश नीति का उल्लेख है। यानी कलिंग युद्ध का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। 14वें शिलालेख में अभिलेखों में लेखकों की गलती का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दो पृथक कलिंग लेख भी प्राप्त हुए हैं। दो पृथक कलिंग लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उड़ीसा के धौली व जौगढ़ से। दो पृथक कलिंग लेख हमें उड़ीसा के धौली व जौगढ़ से मिलेंगे। लघु शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, दिल्ली, गुजरा, भाब्रू, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, छठीग्रामेश्वर, एरागुड़ी, गोवेमठ, पालकीगुंडू, राजुल मंडगिरी, इसके अलावा यूपी में मिर्जापुर के पास और अन्य सारो मारो, पनगुड़िया, एवं नेतुर से। कर्नाटक में उदयगोलम से। हमें इसके लघु शिलालेख इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख जिनकी संख्या 7 है और ये हमें 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख की संख्या 7 है और 6 विभिन्न स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। स्थान है ये दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़,
रामपुरवा व प्रयाग से। इन 6 स्थानों से इसके स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा नेपाल की तराई से 2 अभिलेख मिले हैं, रुमंदेई और निकिलवा। रुमंदेई का विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बाकी सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला सबसे सबल प्रमाण है भाब्रू या बैराट, राजस्थान में बैराट का लघु शिलालेख, जो उसे बौद्ध सिद्ध करता है। सांची और सारनाथ के स्तंभ लेखों में बताया गया है कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया गया है धम्म की नीति का क्रियान्वयन के लिए। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए और दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया या उन्हें गुफाएं बना के दी। बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये सभी गुफाएं अशोक ने बनाई। कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपिका, वद्दित। इसके अलावा बाराबर की पहाड़ियों पर लोमस ऋषि जो गुफा है वो दशरथ ने बनाई थी। और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर गोपिका, वद्दित और वहिक, ये गुफाएं दशरथ के द्वारा बनाई गई। एक ट्रिक है, एलत सामक है। एलत का मतलब है लत में लगमान शिलालेख और तय में तक्षशिला। ये किस लिपि में लिखे गए हैं? अरमाइक लिपि में, याद करने का शॉर्टकट। और शामक है का मतलब खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ट लिपि में। इसके अलावा एक सर ए कुना अभिलेख है जो हमें कंधार से प्राप्त हुआ है और ये द्विभाषी शिलालेख है जो कि ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। एकमात्र द्विभाषिक शिलालेख जो ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। सारनाथ का जो स्तंभ है लेख है, सारनाथ के स्तंभ लेख में अश्व, सिंह व वृषभ व हस्ती अंकित हैं। इसमें धर्म महाचक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलेपुतिस ने। और इस संगीति के अंदर सुत पिटक और विनय पिटक के साथ में एक पिटक और जोड़ा गया, अभिधम पिटक।
और ये जो संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुतिस की अध्यक्षता में अभिधम पिटक जोड़ा गया और पाटलिपुत्र में इस संगीति का आयोजन किया गया था। 7वें स्तंभ लेख में बताया गया है कि अशोक ने जो जनता को उपदेश दिए, जनता को जो उपदेश दिया अभिलेख में, उसे अभिलेखों में धर्म श्रावण कहा गया है। कौशाम्बी और जो प्रयाग के अभिलेख हैं उसमें रानी कारुबाकी के दान को बताया गया है। अशोक भारतीय राजाओं में प्रथम था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया और ये प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम या उसे डेरियस भी कहा जाता है, डेरियस से ये प्रेरणा उसे मिली थी। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने अशोक के अभिलेखों का दिल्ली में स्तंभ लेखों का पता लगाया। दिल्ली में उसके स्तंभ लेखों का सर्वप्रथम 1750 में टिफेंथलर ने पता लगाया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। धर्म प्रचार के लिए उसने जो प्रचारक भेजे, मजंतिका को उसने भेजा कश्मीर और गंधार में, महादेव को उसने भेजा महिषमंडल या मैसूर में, रक्षिता वनवासी, धर्म रक्षिता अपरांतक, महाधर्म रक्षिता महाराष्ट्र, महारक्षिता ग्रीस या यूनान, सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि, अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका या लक्षद्वीप, श्रीलंका व लक्षद्वीप में। धम्म किसे कहा गया है? अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म की संज्ञा दी गई। अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उसने आचारों की जो संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म को फ्लीट ने राजधर्म की संज्ञा दी है। राधा मुकुंद मुखर्जी ने इसे सार्वभौम धर्म कहा है। भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है, जबकि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म से संबंधित था। धम्म के सिद्धांत देखिए कौन से हैं? सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। सहिष्णुता जन सामान्य के मध्य विभिन्न विचारों, धर्मों
एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। अहिंसा है सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा। आडंबरहीनता धर्मानुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा उसने। लोक कल्याण यानी विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य और श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता में पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल दिया गया है। आगे हम मौर्य प्रशासन के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।